हेलो फ्रेंड्स। आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो है कक्षा 10वीं का अध्याय 3 विषय विज्ञान। अध्याय का नाम है धातु एवं अधातु। क्या नाम है? धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। प्रकृति में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उनको हम मेनली मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। पहला है धातु और दूसरे है अधातु। अब समस्या ये आती है कि हम तत्वों को कैसे पहचानेंगे कि क्या धातु है और क्या है अधातु। तो इससे निपटने के लिए हम कुछ गुण निर्धारित करते हैं। उन गुणों के आधार पर हम तत्वों को धातु और अधातुओं में क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। अब ये गुण कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे धातु की अवस्था है, चमक है, ध्वनि है, उसके बाद उसकी कठोरता है। ये ऐसे गुण होते हैं जिन्हें हम देखकर छूकर आसानी से पहचान सकते हैं और इन गुणों के आधार पर हम तत्वों पर यह निर्धारित कर सकते हैं कि किस तत्व को हम धातु की श्रेणी में रखेंगे और किस तत्व को अधातु की श्रेणी में रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तत्वों को उनके गुण धर्मों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। मुख्य है धातु और दूसरे नंबर पे है धातु। धातुओं के कुछ उदाहरणों की चर्चा करेंगे हम। जनरली आप दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे तत्व देखते हैं जिन्हें हम धातु की श्रेणी में रखते हैं। जैसे लोहा, लोहा सभी लोग देखते हैं। एल्यूमिनियम, चांदी, सोना, तांबा, ये जितने भी तत्वों के नाम अभी मैंने लिए हैं ये सभी के सभी क्या है, तत्व हैं और साथ में ये धातुओं के गुण रखते हैं। इसके बाद यदि हम देखें अधातुओं के कुछ उदाहरण, तो वायुमंडल में जितनी भी गैसीय अवस्था में तत्व पाए जाते हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, सल्फर और इसके अलावा और भी तत्व हैं जैसे कार्बन है, इन सभी को हम अधातु की श्रेणी में रखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि धातुओं और अधातुओं को हम किस आधार पर अलग अलग श्रेणी में वर्गीकृत कर सकते हैं, पहचान सकते हैं और इनको हम आसानी से इनका अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं धातुओं और अधातुओं को कुछ गुणों के आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं। ये हम उन गुणों की बात कर रहे हैं जिन्हें हम देखकर, छूकर या दूसरी स्पर्शेंद्रियों से हम इनको समझ सकते हैं और इनको वर्गीकृत कर सकते हैं कि कौन सा तत्व क्या है, धातु है या अधातु है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो गुण है वो है धात्विक चमक। पहला गुण धात्विक चमक। तो प्रकृति में जो पाए जाने वाले तत्व हैं इनमें से कुछ तत्व ऐसे हैं जिनमें कुछ विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जबकि कुछ तत्व ऐसे हैं उनमें कोई चमक नहीं पाई जाती। जैसे आप लोहा लें और लोहे की किसी कील को या लोहे के तार को आप किसी पत्थर से रगड़ें तो रगड़ने के पश्चात जो उसका अंदरूनी भाग निकलेगा वो चमकदार निकलेगा। जबकि किसी अधातु की बात करें, मान लो हमने पेंसिल ली है या पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट भरा होता है, ग्रेफाइट लेते हैं, उसको आप रगड़ेंगे तो उससे कोई चमकीला भाग सामने नहीं आने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं उनमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। धात्विक चमक के उदाहरण और भी हैं। ऐसी कई धातुएं हैं जिनमें बहुत अच्छी चमक पाई जाती है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, और ये इतने चमकदार होते हैं कि इनको हम ज्यादातर आभूषणों के रूप में उपयोग करते हैं। जबकि अधातुओं में ये चमक नहीं पाई जाती है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे आयोडीन। आयोडीन ऐसी अधातु है कि ये अधातु होते हुए भी चमकदार होती है। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि किसी चमकदार अधातु का नाम बताइए, तो आपका उत्तर होगा आयोडीन। आयोडीन के जो क्रिस्टल है वो चमकदार होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट गुण जो है आपका कठोरता। ये दूसरा गुण है जिसके आधार पर हम धातुओं और अधातुओं को क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। कठोरता। धातुएं जो प्रायः देखें हम तो धातुएं कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। सामान्यतः आपके दिमाग में यदि आ रहा है लोहा, सोना, चांदी, तांबा,
या एल्यूमिनियम, सभी को आपने ठोस रूप में देखा है, जबकि अधातुएं जरूरी नहीं है कि ये ज्यादा कठोर हो ही। अधातुएं मुलायम हो सकती हैं, जैसे गैसें, इनमें तो कठोरता की बात कर ही नहीं सकते अपन, क्योंकि इनके जो अणु होते हैं बहुत विरल होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है बहुत ही कमजोर होता है। तो जितनी भी गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले तत्व हैं वो सब क्या है, अधातु हैं, इनमें कठोरता नहीं होती है। इसके अलावा जो ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं उनमें भी कठोरता धातुओं के मुकाबले बहुत कम होती है। अब कठोरता की बात कर रहे थे, तो जो धातुएं हैं वो धातुएं सभी की सभी कठोर नहीं है। कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो मुलायम है, जैसे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, परमाणु क्रमांक 11, परमाणु क्रमांक 19 और परमाणु क्रमांक 3। ये ऐसी धातुएं हैं जिनको हम चाकू की सहायता से आसानी से काट सकते हैं, इनको हम मुलायम धातुओं की श्रेणी में रख सकते हैं। जबकि इसके अलावा जितनी भी अन्य धातुएं हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं, कठोर होती हैं, जबकि अधातुएं धातुओं की तुलना में इतनी कठोर नहीं होती हैं। इसका तीसरा गुण है रूप या अवस्था। सामान्य तौर पर यदि हम बात करें कि कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पे धातुएं किस अवस्था में या किस रूप में पाई जाती हैं, तो कुछ अपवादों को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर प्रायः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। किस अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। और जब हम अपवाद की बात कर रहे हैं तो इसका अपवाद क्या है, पारा या मरकरी, इसका संकेत है Hg। पारा को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन धातुएं ये तो ठोस अवस्था में है, तो अधातुएं किस अवस्था में है, अधातुएं जो है वो अलग अलग हैं। कुल मिला के कहें कि जितनी भी अधातुएं हैं वो सभी ना तो ठोस में है, ना तो द्रव में है और ना ही गैस में है। ये अलग अलग अपना रूप प्रदर्शित करती हैं। कुछ अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में है, कुछ अधातुएं कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है, और कुछ अधातुएं कमरे के ताप पर गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे ठोस अवस्था की बात करें तो ठोस अवस्था में जो है वो पाई जाती है जैसे कार्बन। कार्बन ऐसी अधातु है जो सामान्य तापमान यानी कि कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। गैसीय अवस्था में वातावरण में जितनी भी गैसें हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है या हीलियम है, ये जितनी भी गैसें हैं ये सभी की सभी जितने भी अधातुएं हैं ये गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ अधातुएं ऐसी भी हैं जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यहां पर मैं जितने भी लाइन बता रहा हूं, जैसे ब्रोमीन की लाइन बताई हमने, यहां से भी एक नया क्वेश्चन बनता है। कार्बन की बताई हमने, कार्बन से नया क्वेश्चन बनता है। ये उदाहरण पूछ लेता है कि किसी ऐसी अधातु का नाम बताइए जो गैसीय अवस्था में हो, तो यहां से आपको एक एक नंबर वाले बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इनको ध्यान से देखेंगे कि तीनों अवस्थाओं में हमने उदाहरण बताए। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाती है, कार्बन ठोस अवस्था में है, और बाकी जितनी भी ये गैसीय जो दिख रहे हैं, आपके जितने भी तत्व दिख रहे हैं यहाँ पर, ये ऐसी अधातुएं हैं जो गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। इसका अगला गुण है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो आघात वर्धनीयता दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आघात। आघात, आघात का मतलब पीटना या चोट करना या ठोकर मारना, और वर्धनीयता, वर्धनीयता का मतलब क्या है, बढ़ना। ऐसा गुण जो ठोकर मारने पर या पीटने पर बढ़ता हो, इस गुण को हम क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। धातुओं में ये गुण पाया जाता है जिसे हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात वर्धनीयता के गुण के कारण ही
धातुओं को पीट कर इसकी चादर बनाई जा सकती है। सामान्यतः आप लोगों ने लोहार या सुनार को देखा होगा। सुनार अपने आभूषण बनाने के लिए क्या करता है, एक चांदी या सोने के टुकड़े को पीट पीट कर उसकी लंबी प्लेट या चादर बना लेता है। लोहार भी यही करता है, लोहे को गर्म करके उसको पीटता है और उसको चौड़ाई में बड़ा बड़ा कर लेता है, या बड़ा कोई जो भी उसको बर्तन पात्र बनाना है या कोई औजार बनाना है वो उसके इसी गुण का उपयोग करता है और क्या करता है, अपने आवश्यकता अनुसार औजार या बर्तन बना सकता है। आघात वर्धनीयता का गुण केवल और केवल किसमें पाया जाता है, धातुओं में पाया जाता है, जबकि अधातुओं में यह गुण नहीं पाया जाता है। अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती, अधातुएं भंगुर होती हैं। भंगुर मतलब टूटने का गुण। यदि अधातुओं को हम पीटेंगे या ठोकर मारेंगे तो अधातुएं क्या होती हैं, टूट जाती हैं। ये गुण अधातुओं का गुण है, जबकि धातुओं में आघात वर्धनीयता यानी कि पीटने पर बढ़ने का गुण पाया जाता है। इसके बाद अगला गुण तन्यता। तन्यता का जो शाब्दिक अर्थ है मतलब खींचने का गुण। ये खींचने का गुण मतलब क्या, धातु धातु कोई इलास्टिक तो है नहीं कि खींचेगी। धातुओं में एक गुण पाया जाता है, यदि हम इनको खींचें तो हम इनको खींचकर पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं। यहां पर भी आप लोहार को या सुनार को देख सकते हैं, वो आभूषण बनाने से पहले चांदी को या सोने को खींचकर लंबे तार में परिवर्तित करता है, फिर उसकी कटिंग करता है और कटिंग करके फिर छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के नए आभूषण तैयार करता है। तो ये जो खींचने का गुण है, तार में परिवर्तित करने का गुण, इस गुण को हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। और तन्यता का गुण केवल और केवल किसमें पाया जाता है, धातुओं में पाया जाता है। धातुओं को पतले तार के रूप में परिवर्तित करने का जो गुण है इसको हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। जबकि अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता, अर्थात अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। इसके बाद जो अगला गुण है वो है विद्युत व ऊष्मा के चालक। चालक चालक मतलब जिनसे होकर विद्युत और ऊष्मा का चालन हो सकता हो, या जिनसे होकर विद्युत धारा या ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है। तो यहीं पे बात करेंगे कि धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। सुचालक मतलब जिनसे अच्छे से विद्युत और ऊष्मा का क्या हो सकता हो, प्रवाह हो सकता हो। ये कौन से तत्व हैं, धातु हैं। घरों में आपने देखा है जितने भी आपके तार हैं जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, लाइट की फिटिंग है आपके घरों में, उनको देखते हैं तो उनके अंदर जब प्लास्टिक या रबड़ का कवर हटाएंगे तो अंदर आपको कॉपर या एल्यूमिनियम के तार दिखेंगे। और कॉपर या एल्यूमिनियम क्या है, धातु है। ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, मतलब इनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह बड़े आसानी से हो जाता है। जबकि इसके विपरीत हम देखें जो अधातुएं हैं, अधातुएं विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करती हैं। विद्युत के उपयोग में आप एक चीज देखते हैं, रबड़ की चप्पल पहन लीजिए। क्यों पहन लीजिए भाई, केवल इसीलिए पहन लीजिए कि यदि आप रबड़ की चप्पल पहनते हैं तो रबड़ विद्युत की कुचालक होती है, सर्किट पूरा नहीं होगा और आपको करंट नहीं लगता है। बात करें ऊष्मा की, तो ऊष्मा कैसे चालन होता है, इसका भी एक सिंपल सा उदाहरण है। किसी लोहे के या किसी धातु के बर्तन को या लंबी रॉड को आप एक तरफ से आग वाले हिस्से में रख दीजिए और उसको थोड़ी देर गर्म होने दीजिए, और गर्म होने के पश्चात आप उसका दूसरा सिरा छुएंगे तो आपको गर्मी का एहसास होगा, मतलब वो सिरा भी धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाता है कि सिरा, एक सिरा ही हमने आग में रखा है, वो तो गर्म होना चाहिए, लेकिन जो दूसरा सिरा है उसको गर्म नहीं होना चाहिए। मान लो हमने एक ये रॉड रखी है, यहां पर आग लगी हुई है और आग में हमने एक रॉड रखी, ये वाला सिरा तो गर्म होगा, लेकिन इस वाले सिरे को क्या होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ समय पश्चात ये वाला सिरा भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका मतलब ऊष्मा इस वाले सिरे से प्रवाहित होते होते कहां पहुंच गई है, इस सिरे तक पहुंच गई है, इसलिए ये वाला सिरा भी क्या हो गया, गर्म हो गया। इसका मतलब ये है कि धातुएं जो होती हैं ऊष्मा की भी चालक होती हैं, यानी कि ऊष्मा का प्रवाह भी धातुओं में
होता है। इसके विपरीत यदि हम अधातुओं की बात करें तो अधातुओं में ऊष्मा का या विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। आप एक लकड़ी को आग में जलाएं, लंबी सी लकड़ी को एक सिरा आग में रखें और दूसरे सिरों को छुएं, आप आधे घंटे बाद छुएंगे या 1 घंटे बाद छुएंगे तो भी आपको दूसरा सिरा ठंडा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि लकड़ी क्या है? अधातु है और अधातुओं से ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा नहीं पहुंच पाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अधातुएं जो होती हैं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, जबकि धातुएं क्या होती हैं? ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। तो ये आपका अगला गुण है चालकता। इसके बाद हम देखेंगे घनत्व। घनत्व मतलब इकाई आयतन में द्रव्यमान। किसी भी वस्तु के इकाई आयतन में या किसी भी पदार्थ के इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होता है उसका घनत्व कहलाता है। तो जो धातुओं का जो घनत्व है, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठोस अवस्था में पाई जाती है मतलब इनमें अणुओं का विन्यास कैसा होता है? सघन होता है, अणु पास पास होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि धातुओं का जो घनत्व होगा वो कैसा होता है? अधिक होता है, ज्यादा होता है। किससे? अधातुओं से। अधातुओं का घनत्व धातुओं की तुलना में क्या होता है? कम होता है। घनत्व के साथ साथ ही हम चर्चा कर ले गलनांक की। गलनांक मतलब वह तापमान जिस पे कोई भी ठोस पदार्थ गल के द्रव अवस्था में पहुंचता है, वह तापमान उसका क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। तो घनत्व ज्यादा है मतलब अणु पास पास है, उनके मध्य बॉन्डिंग अच्छी है, यानी कि आकर्षण बल अच्छा है, ज्यादा तीव्र है, इसके कारण उनको तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि धातुओं के गलनांक भी कैसे होंगे? उच्च होते हैं या अधिक होते हैं, जबकि अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। यदि हम सभी धातुओं की बात करें तो सभी धातुओं में सोडियम और पोटेशियम, इनका घनत्व, गलनांक और क्वथनांक ये तीनों क्या होते हैं? कम होते हैं। क्योंकि पीछे भी हम देख चुके हैं कि ये कैसी होती हैं? मुलायम धातुएं हैं, इनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, मतलब इनकी जो अवस्था है वो ठोस तो है लेकिन कठोरता कम होती है, यानी कि इनके अणु बाकी धातुओं की तुलना में बहुत ज्यादा नजदीक नहीं होते हैं। अगला जो गुण है वो है ध्वनिक। धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है। आप एक लकड़ी का टुकड़ा या रबड़ का टुकड़ा लीजिए और किसी धातु के टुकड़े, यानी कि चलिए सिक्के को ले लीजिए, एक सिक्का नीचे जमीन पर गिराएं और एक रबड़ का टुकड़ा गिराएं, तो सिक्का गिराने पे एक अजीब खनकने की आवाज आती है। वो जो खनकने की आवाज है वो एक विशेष प्रकार की ध्वनि, जिसे हम धात्विक ध्वनि कहते हैं, और ये ध्वनि केवल और केवल किसमें पाई जाती है? धातुओं में पाई जाती है। और अधातुओं में इस प्रकार की कोई ध्वनि नहीं होती है। आप रबड़ के टुकड़े को या लकड़ी को या किसी अन्य अधातु पदार्थ को नीचे जमीन पर गिराकर देखें या किसी ठोस सतह पर गिराकर देखेंगे तो आपको कुछ विशेष ध्वनि, वैसी ध्वनि सुनाई नहीं देने वाली है जैसी कि धातुओं को गिराने पर सुनाई देती है। धात्विक ध्वनि का और भी उदाहरण है, मंदिर जाते हैं आप, घंटी है, मंदिर की जो घंटी बजाते हैं कितनी विशेष ध्वनि निकलती है, तीव्र ध्वनि निकलती है। पूजा करने वाली घंटी जो होती है उसकी भी ध्वनि आप देखते हैं, हल्की सी टकराने से ही उसमें बहुत तीव्र ध्वनि निकलती है। ये ध्वनि केवल और केवल किसमें पाई जाती है? धातुओं में पाई जाती है, जबकि अधातुओं में इस प्रकार की ध्वनि नहीं पाई जाती। इस वीडियो में इतना ही। इस अध्याय के बाकी जो टॉपिक हैं वो हमारे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम सारे के सारे टॉपिक कवर करेंगे।